दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 7 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है जहां पे हम देखते हैं कि दो एस रैंक हंटर्स हंटर एसोसिएशन के पास पहुंचते हैं। तभी वहां पर जितने भी न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो बात करने लगते हैं कि ये तो वही है ना, बड़े दो सबसे ज्यादा एस रैंक हंटर्स। फर्स्ट है बीक जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड से है और दूसरा है चोजिन जो कि टाइगर गिल्ड का हेड है। तभी हम देखते हैं कि जो बीक होता है वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो न्यूज रिपोर्टर उनसे बात करने की कोशिश करता है कि क्या आप लोग यहाँ पर आए हैं ताकि आप ली मिंग संग को अपने साथ भर्ती कर सकें। तभी हम देखते हैं कि बीक कहता है कि नहीं, हम इसलिए नहीं आए हैं। तभी हम देखते हैं चोजिन बताता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि जो ली मिंग संग है उसने फ्रीड गिल्ड के साथ साइन कर चुका है वो, एंड वो उसके अंदर ही काम करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वो न्यूज रिपोर्टर कहता है कि अरे यार, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, मुझे लगा था कि कोई बड़ी न्यूज मिलेगी बट ये तो बिल्कुल ही बेकार निकला। तो अभी जो ए रैंक डंजन था जो कि एस रैंक डंजन में बदल गया, उसने तुम्हें कुछ ज्यादा ही ठेस पहुंचाई है, मैंने सही कहा। तभी हम देखते हैं कि चोजिन उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो ए रैंक डंजन था जो कि एक रेड गेट में बदल गया और काफी सारे लोग उसके अंदर मारे गए, वो तो कुछ ज्यादा ही बुरा था। तभी हम देखते हैं कि बीक उससे कहता है कि अच्छा, मैंने सुना कि तुम हमें बुलाने वाले थे इस रेड के लिए। तभी हम देखते हैं चोजिन उसे बताता है कि हाँ, मैंने सोचा जरूर था बट उसने इसकी नौबत ही नहीं आने दी। तभी हम देखते हैं कि चोजिन कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे हंटर एसोसिएशन को उसे एक बार यहाँ पर बुलाना चाहिए वेलकम के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो चोजिन होता है वो बीक से कहता है कि क्या तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम फिर से एक एस रैंक हंटर को अपने साथ काम पे रख सको। तभी हम देखते हैं कि बीक भी उससे कहता है मैं भी तुमसे बिल्कुल सेम चीज पूछना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं वहां पर एक दूसरा हंटर आ जाता है जो कि कहता है कि तुम ही हो ना, जोहिन और योहुन। मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर आए हो और तुम एक दूसरे से लड़ रहे हो ली मिंगसंग के लिए। तभी हम देखते हैं वो दोनों पीछे मुड़ के कहते हैं कि ओए शांत रह, ये ली मिंगसंग हमें नहीं पता है कि कौन है, हम उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एंड हम देखते हैं वो अंदर चला जाता है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर जिनवू हंटर एसोसिएशन के पास पहुंचता है और कहता है कि आज ही वो दिन है जब मेरा री एवोल्यूशन होगा और मैं एस रैंक हंटर बनूंगा ऑफिशियल तौर पे। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहां पे हमें जिनवू की बहन को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ बात कर रही होती है इस स्कूल में। तभी हमें अगला एंड प्रेसिडेंट जिनबू को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ली मिंगसंग कहता है कि अरे ये क्या, इस आदमी ने मेरा पूरा इंटरव्यू खराब कर दिया, आखिर ये कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहां पर हंटर एसोसिएशन का मैनेजर आ जाता है और कहता है कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अभी अंदर री एवोल्यूशन चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि कोई इसके बीच में अंदर जाके उसे डिस्टर्ब करे। तभी हम देखते हैं कि ली मिंगसंग उससे कहता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी जॉब तुरंत जा सकती है। तभी हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन का मैनेजर उससे कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, बट अगर तुमने कुछ भी बेकार करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर जिनबू अंदर जाता है हंटर एसोसिएशन के, एंड वहां पर जो जिन और बीक एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं एंड वो प्रेसिडेंट के सामने झुके होते हैं। तभी हम देखते हैं प्रेसिडेंट उसे बताते हैं कि ये यहाँ पर आए हैं तुम्हारे रिजल्ट के बारे में जानने के लिए कि आखिर 2 साल बाद जो एस रैंक हंटर हुआ है उसकी पावर क्या है। एंड हम देखते हैं वो उसे एक बड़े से रूम के अंदर ले जाते हैं जहाँ पे सारी खिड़की दरवाजे बंद होते हैं। एंड वो कहते हैं कि सुनो जिनवू, हमें तुम्हारी पावर को वेरीफाई करना होगा कि आखिर तुम्हारी पावर किस तरीके की है। तभी हम देखते हैं जिनवू अपनी पावर की मदद से एक सोल्जर को समन करता है। तभी वहां पे खड़ा आदमी कहता है कि इसका मतलब है कि तुम्हारी पावर समनिंग है, तुम इजिली से समनिंग मैजिक का यूज कर सकते हो। बट तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कहते हैं कि जिनवू, जहां तक मेरे पास रिपोर्ट है उसके हिसाब से तुम शायद इससे कुछ ज्यादा कर सकते हो। तभी हम देखते हैं जिनबू कहता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है, सब कुछ पता है तुम्हें। एंड वो अपनी सारी पावर सामने निकाल देता है और कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अभी 100 और समन कर सकता हूँ सोल्जर्स को। ये सुनकर जो हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते हैं वो एकदम घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उसकी पावर को देखकर चोजिन और बीक की हवा टाइट हो चुकी होती है कि बीक कहता है कि ये क्या, ये तो मुझसे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जो दरवाजा होता है उसके पास से पूरी तरीके से उसके मैजिक के एहसास हो रहा होता है उन दोनों को। तभी हम देखते हैं कि जो रीएवोल्यूशन होने के बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जिनबू को उसका एस रैंक कार्ड देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम सच में एक एस रैंक हंटर बन चुके हो। तभी हम देखते हैं जिनबू कहता है कि इसका मतलब है कि अब मैं अपने पैसों का इस्तेमाल कर सकता हूँ गियर अप होने के लिए, अपनी चीजों को खरीदने के लिए, ताकि मैं इजिली उस डीमन कासल को पार कर सकूं। तभी हम देखते हैं जो जिनबू होता है वो वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर जाते हुए चोजिन और बीक उससे कहते हैं कि हाय, तुम वापस से एक एस रैंक हंटर बन गए, हम तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहते हैं और हमें तुमसे कुछ बात डिस्कस करनी है। बट
जिन्बू उनसे कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे कुछ और काम है। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जिहान की दोस्त उससे कहती है कि जिहान ये देखो तुम्हारा भाई टीवी पर है। तभी हम देखते हैं जिहान जैसे ही अपने भाई को देखती है वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि जो जिन्बू होता है वो पूरी तरीके से न्यूज के खबर में फ्रंट पे होता है कि वो पूरी कंट्री का 10वां एस रैंक हंटर बन चुका है। तभी हम देखते हैं कि माइनिंग गिल्ड के लोग भी ये देखकर पूरी तरीके से हैरान होते हैं। और वहीं दूसरी ओर गो, जो कि जिन्बू को काफी ज्यादा पसंद करती है, वो कहती है कि फाइनली अनाउंस कर दिया गया कि ये एक एस रैंक हंटर बन चुका है, मुझे काफी ज्यादा खुशी है। वहीं दूसरी ओर जो छा होती है वो भी जिन्बू को एक बड़े स्क्रीन पे देख के समझ जाती है कि जिन्बू एक फाइनली एस रैंक हंटर बन चुका है। एंड हम देखते हैं जिन्बू के सामने पूरी मीडिया खड़ी होती है जो उससे पूछने को बेताब होती है कि आखिर वो कैसे एस रैंक हंटर बना। तभी हम देखते हैं कि जो ली मिंगशू होता है वो कहता है कि क्या सच में ये एक एस रैंक हंटर बन चुका है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर जिन्हू अपने पिता से बात कर रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं संग जिन्हू को अपने साथ नहीं ला पाया क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें कुछ काम कंप्लीट करना है जिसके लिए उन्हें डेली ट्रेनिंग करनी होगी और अपने प्रोग्रेस को आगे बढ़ाना होगा, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं उनको ज्वाइन करूं। तभी हम देखते हैं कि उसके पिता उससे कहते हैं कि आखिर तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हो अपने डिसीजन को लेकर, क्योंकि तुम ही थे जो सबसे पहले मेरे पास आए और मुझको इतना सारा भाषण दिया कि मैं तुम्हें ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन और गिल्ड सौंप दूं, बट अब तुम कह रहे हो कि तुम इस सबको छोड़ना चाहते हो, आखिर क्यों। तभी हम देखते हैं कि जो जिन्हू होता है वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ करा, जाकर काम करूं क्योंकि मैं यही चाहता हूं। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहां पर जो बीक होता है वो जिन्बू को कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा डेंजरस है बट मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। तभी हम देखते हैं जिन्बू उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है एंड वो अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करता है जिसके बाद कोई भी उसे नहीं देख पाता एंड इजिली वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि बीक कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है इतना फास्ट कि मेरी आंखें भी उसे नहीं देख पाई, हाउ, आखिर कैसे, ये तो पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहां पर जिन्बू एक जगह पे जाता है जहां पे वो अपने गियर्स को खरीद सके, अपने सामान को खरीद सके एंड वो वहां पे जाके बोलता है कि मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखाओ जिससे मैं फायर को रोक सकूं। तभी हम देखते हैं कि वहां का आदमी कहता है कि आखिर आपको ये किस लिए चाहिए। तभी हम देखते हैं जिन्बू से कहता है कि मैं डंजन में जाता हूं तो मैं चाहता हूं कि मुझे कोई ऐसा सामान मिले जो फायर को एक तरीके से रोक ले। तभी वो आदमी कहता है कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। एंड वो दिखाता है उसे एक तरीके का कोट जो कि कहता है कि ये एक ऐसा कोट है जो कि आपको हीट से बचाएगा। साथ ही में एक रिंग भी उसे दिखाता है जो कि उसको वाइंड की पावर देगा। तभी हम देखते हैं जिन्बू कहता है कि अरे वाह, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है और मुझ पे अच्छा भी लगेगा। एंड वो कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर इसका प्राइस क्या है, बट उसका प्राइस इतना ज्यादा होता है कि जिन्बू उससे कहता है कि क्या तुम इसे थोड़ा कम कर सकते हो। तभी वो आदमी कहता है कि आई एम सो सॉरी बट हमारी दुकान में एक रूल है कि हम प्राइस को कभी भी लोअर नहीं करते, हमेशा सेम प्राइस रहता है, बट हाँ अगर आप इस ग्लास को तोड़ सके तो हम आपको ये फ्री में दे देंगे। तभी हम देखते हैं जिन्बू कहता है कि क्या सच में फ्री में। एंड हम देखते हैं जिन्बू अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने वाला होता है बट तभी वो दुकानदार कहता है कि प्लीज स्टॉप, मैंने बस जोक किया था। तभी हम देखते हैं जिन्बू कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। एंड हम देखते हैं वो आदमी कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, बिना इसको छुए इसने इसको इतना ज्यादा तोड़ दिया, क्या कमाल की पावर है। तभी हम देखते हैं कि जिन्बू उस स्टोर के एक आदमी से कहता है कि क्या तुम मुझे छोटी तरह की तलवार दिखा सकते हो। एंड तभी हम देखते हैं वो आदमी जिन्बू को एक छोटे तरह की तलवार दिखाता है। जिन्बू उस तलवार को देख के कहता है कि ये तो काफी ज्यादा छोटी है और साथ ही में इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। एंड वो उससे उसकी प्राइस पूछता है एंड उसका प्राइस देख के वो हक्का बक्का रह जाता है। तभी जिन्बू सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी थोड़ी चीजें बेच दूं एंड वो अपनी एक छोटा सा ड्रैगन निकाल के उसे बेचने की कोशिश करता है और पूछता है कि आखिर इसका कितना पैसे मिलेंगे। तभी वो आदमी कहता है कि लगभग मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मास्टरपीस है, इसीलिए हम आपको इसका 100 मिलियन दे सकते हैं। ये सुनकर जिन्बू कहता है कि क्या सच में ये स्वॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल है जो कि मैंने 2.8 मिलियन गोल्ड कॉइन्स देके खरीदा है। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इन चीजों को यहाँ पे बेचना चाहिए। एंड वो कहता है कि आई एम सो सॉरी बट मैं इन्हें यहाँ पे नहीं बेचने वाला। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहां पर जो बीक होता है वो अपने कैबिन में बैठ के सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या वो सच में इतना ज्यादा स्ट्रांग है, आखिर कैसे, क्या कोई ऐसा पावरफुल आदमी हो सकता है जो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सके और वो भी उसकी पावर क्या दोबारा जागी है। बट ऐसा नहीं हो सकता, किसी की पावर केवल एक ही बार जागती है बट वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है धीरे धीरे करके। क्या सच में ऐसा है कि कोई हंटर ऐसा मौजूद है इस दुनिया में जो कि रेगुलरली तौर पे अपने आप को ग्रो कर सकता हो और स्ट्रांग बन सकता हो। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहां पे
जिहान कहती है अपने भाई से कि फाइनली अब कोई भी मीडिया वाले बाहर नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जिन्बू उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब है मीडिया वाले। तभी हम देखते हैं जिहान उससे कहती है कि तुम्हें टीवी पे आने का शौक है तो आ जाओ जिन्बू, बट मुझे यहाँ पे मत लाया करो। तभी हम देखते हैं जिन्बू अपनी बहन से कहता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। एंड वो उससे कहता है कि सुनो, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ काम के सिलसिले में। तभी हम देखते हैं उसकी बहन उससे कहती है कि ऐसा क्यों, तुम अभी तो गए थे। तभी हम देखते हैं दरवाजे पर जिन्हू आ जाता है और जिन्बू से कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा वफादार, तुम्हारे साथ काम करने आया हूँ। तभी जिन्बू के दिमाग में एक कमाल का प्लान आता है। वो अपनी बहन से कहता है कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसी के साथ एक हफ्ते काम करने वाला हूँ। एंड जिन्हू भी उसके साथ हाँ में हाँ मिलाता है। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर जिन्हू अपनी बहन को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है और वो कहता है कि आखिर मैं क्या करूं। एंड वो अपने तीनों की तीनों फैंक्स को बाहर बुलाता है, यानी कि तीनों के तीनों मॉन्स्टर्स को बाहर बुलाता है जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर थे। और वो कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम 4 हो, फिर आखिर 3 ही क्यों। तभी उनमें से एक बताता है कि आपने एक को ऊपर फेंक दिया था सीलिंग पे एंड उसके बाद तुम उसे लाना भूल गए। एंड जिन्बू ये समझ जाता है और कहता है अरे वाह ये बात है, बट तुम तीनों भी काफी ज्यादा इनफ हो। एंड वो कहता है कि सुनो, तुम दोनों को मैं जॉब देता हूँ कि तुम लोग मेरी बहन की देखभाल करोगे एंड मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों डीमंस जाके जिन्बू के बहन के शैडो के अंदर जाके छुप जाते हैं। एंड हम अगला सीन देखते हैं जहां पर जिन्बू अपनी छत पे जाके अपने कुछ गार्ड्स को कहता है कि वो आसपास पेट्रोलिंग करे ताकि कोई अगर अनजान व्यक्ति दिखे तो वो उसे वहां से खत्म कर सके। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहां पर जिन्बू अपने दोस्त जिन्हू के साथ बैठकर उस टावर के पास जाता है जहां से वो टीमन कासल में जा सके। एंड वो जिन्हू से कहता है कि आखिर तुमने अपने फादर से इस तरीके से क्यों बात की और वो क्यों घर छोड़ के आ गए। तभी हम देखते हैं जिन्हू से कहता है कि बस मैं चाहता था कि मैं आपके साथ काम करूं इसीलिए। एंड वो कहता है कि आखिर आप क्यों जाना चाहते हैं उस टावर में। तभी जिन्हू कहता है कि बस ये एक तरह की ट्रेनिंग है। ये सुनकर जिन्हू से कहता है कि क्या सच में आप एक एस रैंक हंटर हैं और अभी भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं और पावरफुल बनने के लिए। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहां पर जिन्बू फाइनली उस डंजन के अंदर पहुंच जाता है अपने उस नए गियर्स के साथ और कहता है कि मुझे ये रिंग और ये रॉब काफी ज्यादा पसंद आई। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे लगता है इस बार पहले से कुछ ज्यादा ही यहाँ पर क्विस्ट हैं और साथ ही में गिफ्ट्स भी, और मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है, तो चलो शुरू करते हैं। एंड हम देखते हैं अगला सीन जहां पर जिन्हू के फादर उसको लेकर परेशान होते हैं। उसकी माँ उसके फादर से कहती है कि आप परेशान हैं क्योंकि बेटा हमारा घर छोड़ के चला गया। बट उसका फादर कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट तभी उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अगला सीन हम डीमन कासल का देखते हैं जहाँ पे जिन्बू के सामने एक बहुत बड़ा डीमन होता है। जिन्बू सोचता है कि क्यों ना मैं अपने फैंग से इसे लड़वाऊं ताकि मुझे उसकी पावर का अंदाजा हो जाए। तभी हम देखते हैं जिन्बू अपने फैंग को बाहर निकालता है एंड उसे मैजिक क्रिस्टल देता है। तभी हम देखते हैं कि उसका फैंग एक छोटा सा अटैक करता है, बट उस छोटे से अटैक से वो सामने वाला डीमन पूरी तरीके से जल के खत्म हो जाता है। ये देखकर जिन्बू को समझ में आ जाता है कि फैंग के स्किल्स कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं। जिन्बू समझ जाता है और वो कहता है कि मुझे फैंग को अभी इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्हू के पिता अस्पताल में होते हैं और जिन्हू की माँ उनसे कह रही होती है कि मैंने जिन्हू को सब कुछ बता दिया है, बट मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पे आएगा या नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक डॉक्टर आता है एंड जिन्हू के पिता को कहता है कि ये एक तरीके की ऐसी बीमारी है आपको हुई जिसमें लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ज्यादातर नींद में चले जाते हैं, एक इस तरीके की नींद की वो जिंदगी भर इसी नींद में सोए रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि उसका जो डॉक्टर होता है वो उससे पूछता है कि क्या आपके घर में कोई हंटर है। तभी उसके पिता कहते हैं कि हाँ, मेरा बेटा एक हंटर है। तभी डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि ये बीमारी किसी हंटर के संपर्क में आने से होती है, बट अभी तक इसकी ऑफिशियल रूप से कोई पुष्टि नहीं है कि ये किसी हंटर का ही काम होता है। तभी हम देखते हैं कि जिन्हू का पिता कहता है कि इस दुनिया में जहाँ मैजिक एग्जिस्ट करता है, मेरे पास कोई मैजिक नहीं है जिसका इस्तेमाल मैं अपने लिए कर सकूं। क्या इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर समुद्र के किनारे एक ब्रिज पर एक बहुत बड़ा डीमन आकर 2 हंटर्स के सामने खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें सीन दिखाया जाता है डीमन कासल का, जहाँ पर जिन्बू अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि मैंने अपनी सारे डीमंस को 6 टीमों में बांट दिया है और सबको 2 काम दिए हैं। उन 2 कामों में मैंने उन्हें पहला काम कहा था कि सबको अलग अलग तरीके से काम करना है और जितने भी एनिमी दिखे उन्हें खत्म करना है, और दूसरा काम मैंने उन्हें दिया था कि जब उन्हें एंट्री सबमिट मिल जाए या एंट्री परमिट मिल जाए तो वो मुझे सबसे पहले खबर करें। बट लगभग आज मुझे 80वें फ्लोर पर आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, बट मुझे लगता है कि मेरा प्रोग्रेस कुछ ज्यादा ही धीमा चल रहा है। क्या कोई प्रॉब्लम है। अभी हम देखते हैं जिन्बू अपना एमपी चेक करता है और वो देखता है कि उसका एमपी बहुत ज्यादा कम हो रहा होता है धीरे धीरे, और जिन्बू समझ जाता है कि कोई तो मॉन्स्टर है जो मेरे सारे ऑर्ब्स को या कह सकते हैं सारे सोल्जर्स को बड़े आसानी से मार रहा है।
क्या सच में यहाँ पर कोई ऐसा डीमन हो सकता है इतना ताकतवर जो हाई ऑर्ब्स को इजीली मार सके? तभी हम देखते हैं कि जिन्बू कहता है कि मुझे टीम ए के पास जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तभी वो टीम ए के पास जाने से पहले सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो सोचता है कि सबसे पहले टीम ए के ऊपर हमला हुआ एंड उसके बाद टीम बी के ऊपर, जबकि फैंग की टीम टीम ए के बहुत ज्यादा पास थी और बी टीम काफी ज्यादा दूर, फिर भी उन्होंने बी टीम पे हमला किया। इसका मतलब है कि वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, क्योंकि उन्हें पता था कि फैंग कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर अटैक नहीं किया। यानी कि ये जो डीमन है ये कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे हमें वो डीमन दिखाया जाता है जो कि टैंक के ऊपर हमला करके उसे मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जिन्बू समझ जाता है कि मेरे मैजिक सोल्जर्स उनके सामने कुछ भी नहीं है। तभी जिन्बू उनके सामने आ जाता है। उसको देखकर उस डीमन के जो साथी होते हैं वो जिन्बू पे हमला करते हैं। जिन्बू उनके सारे अटैक से बचते हुए बड़े ही इजीली से उनको खत्म कर देता है, जिसके बाद उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि उसने 3 डीमन के नाइट्स को खत्म कर दिया। तभी हम देखते हैं कि उन डीमन का बॉस जो कि सबसे मेन होता है वो वहां पे देखते ही जिन्बू को पीछे हटने लगता है। तभी जिन्बू कहता है कि मैं हमेशा से जानना चाहता था कि क्या कभी किसी डीमन को भी फेयर महसूस होता है, कभी डर लगता है, बट फाइनली नाउ आज मुझे इसका आंसर मिल गया। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।